अस्सलाम वालेकुम। आज का साइकियाट्री लेक्चर है मैलिंगरिंग के बारे में। तो बिफोर आई स्टार्ट द प्रेजेंटेशन मैं एक सैम्पल केस आपके सामने रखती हूँ। तो एक 40 ईयर ओल्ड होमलेस मैन है और बाहर बहुत ठंड है और वो हॉस्पिटल में आया है और वो कह रहा है कि मुझे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो रही हैं, मुझे कानों में आवाज़ें आ रही हैं। वो आवाज़ें मुझे कह रही हैं कि आई शुड किल माई सेल्फ, बड़ा ड्रामेटिक और सीरियस किस्म की कंप्लेंट है ये। तो जब उससे हिस्ट्री ली तो पास साइकियाट्रिक हिस्ट्री वो प्रॉपर नहीं दे पा रहा, डिटेल्स नहीं बता पा रहा और उसको सिर्फ इस चीज़ की फ़िक्र है कि मुझे एडमिट कर लें और वो कोई भी मेडिकेशन रिफ्यूज़ कर रहा है। ठीक है? तो ये एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल है ऑफ अ मैलिंगरर। तो जनरली स्पीकिंग मैलिंगरर जो होते हैं या मैलिंगरिंग जो होती है वो बेसिकली झूठ बोलना होता है। आप मेडिकली झूठ बोल रहे हैं कि आपको कोई मसला है, चाहे वो ज़हनी मसला है या फिज़िकल मसला है और आपको इस चीज़ से, इस ड्रामे को रचाने के बाद आपको कोई फ़ायदा मिल रहा होता है। ठीक है? तो वो फ़ायदा भी मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स का हो सकता है, लेकिन बेसिकली आपको जो बात समझने वाली है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो झूठ बोल रहे होते हैं अपनी इलनेस के बारे में और ये एथिकल इश्यूज़ भी होते हैं, डायग्नोस्टिक चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को और लीगल सिस्टम्स को और सोसाइटी को मेलिंगरिंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो malingering is the deliberate fabrication or exaggeration of symptoms with the intention of achieving a specific secondary gain। ठीक है? उनको इस सारे झूठ से कुछ मिल रहा होता है, कोई रिवॉर्ड मिल रहा होता है। ठीक है? अब मेलिंगरिंग कैन बी कि पेशेंट पेन को फेक कर रहा है। फॉर एग्जांपल उसको, वो ड्रग अब्यूज़र है और उसको ड्रग्स चाहिए, पेन किलर्स चाहिए, इसलिए वो फेक कर रहा है कि उसको पेन है। या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट क्लेम कर रहा है। क्या पता कोई क्रिमिनल हो जिसने क्राइम किया और उसके बाद वो क्लेम कर रहा है कि मैं तो ज़हनी तौर पे ठीक ही नहीं हूँ, मुझे कोई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, मुझे तो पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। द वॉइसेस वर टेलिंग मी टू डू इट, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों को फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन मिल रही होती है, कुछ लोगों को ये होता है कि हमारी शायद सज़ा में कमी आ जाए या सज़ा हमें हो ही ना, हमें अरेस्ट ना किया जाए। कुछ लोग अटेंशन गेन करना चाहते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। The important thing to remember as a psychiatrist or a psychiatry student is that malingering is not a mental disorder. This is simply a case of a normal person who is lying. सो रिस्क फैक्टर्स या आइडियोलॉजी में ये देखा गया है कि मलिंगरिंग औरतें भी करती हैं, लेकिन ज़्यादा जो है आदमी करते हैं और उन आदमियों में से भी ज़्यादातर प्रिजनर्स होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, इवन मिलिट्री मैन भी होते हैं। समटाइम्स वो क्लेम कर रहे होते हैं कि उनको कोई इशू है ताकि उनको सर्विस ना देनी पड़े, जंगों पे ना जाना पड़े, कुछ भी रीज़न हो सकता है, दे वांट टू गेट आउट ऑफ इट। अब इन लोगों को पिक करना बड़ा मुश्किल काम है एक डॉक्टर के लिए, क्योंकि सिम्पटम्स वो बड़े कन्विंसिंगली अपने बता रहे होते हैं। ज़्यादातर सब्जेक्टिव सिम्पटम्स होते हैं। दे टेंड टू कंप्लेन अ लॉट, दे एग्जैजरेट इट अ लॉट। और अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दें ना, थोड़ा-सा वक़्त लगाएँ ऐसे पेशेंट के साथ, तो यू विल नोटिस कि दे आर मोर इंटरेस्टेड विद द रिवॉर्ड्स। अब मिसाल के तौर पे मैं ये एक ईज़ी सा सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि एक बंदा है, उसको लीव चाहिए, ठीक है? उसको लीव चाहिए अपने वर्क प्लेस से और ही इज़ प्रिटेंडिंग कि उसको उसकी तबीयत ख़राब है। अब वो अपने बुखार या अपने दर्द के लिए रिलीफ़ चाहने से ज़्यादा बार-बार डॉक्टर से ये पूछ रहा है कि मेरा आप मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनवा दें ताकि मुझे लीव मिल जाए। मुझे लीव मिल जाएगी ना? मुझे इतने दिन की लीव मिल जाएगी? तो थोड़ा-सा यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस पेशेंट इज़ लाइंग। अब मोटिव्स डिफरेंट हो सकते हैं। अब ये कुछ मैंने एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे रखे हैं ताकि आपको बेहतर समझ आए। तो एक मोटिव तो हो सकता है फाइनेंशियल गेन। कुछ लोग कंपनसेशन चाह रहे होते हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, लीगल सेटलमेंट्स वगैरह। फिर कुछ लोग लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करना चाहते हैं। कुछ लोग क्लेम करते हैं टू बी मेंटली अनफिट ताकि उनको उनको ट्रायल से ना गुज़रना पड़े या उनकी पनिशमेंट कम हो जाए या उनको अरेस्ट ना किया जाए। फिर उसके अलावा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी होता है। कुछ लोग सिंपैथी चाह रहे होते हैं, सपोर्ट चाह रहे होते हैं दूसरों से, वैलिडेशन भी चाह रहे होते हैं। तो एक ये रीज़न भी हो सकता है। फिर कुछ लोग मैनिपुलेट करना चाहते हैं दूसरों को। वो अपनी इलनेस से दूसरों पे कंट्रोल अपना एक्सर्ट करना चाहते हैं और दूसरों पे अपनी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। फिर कुछ लोग सिंपली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एस्केप करना चाहते हैं, जैसे कि अपने ऑफ़िस नहीं जाना चाहते या स्कूल नहीं जाना चाहते या मिलिट्री सर्विस में अपनी हाज़िरी नहीं देना चाहते या कोई और ऑब्लिगेशन को अवॉइड करना चाहते हैं।
अब प्रेज़ेंटेशंस इसकी डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑफ़िस में, आपके अस्पताल में कोई ऐसा पेशेंट आ सकता है जो बहुत ज़्यादा पेन की कंप्लेंट कर रहा है और वो आपको साथ ये भी बता रहा है कि मुझे कौन-सी वाली दवाई चाहिए, मुझे नारकोटिक्स ही चाहिए, मुझे मॉर्फ़िन ही चाहिए, मुझे सिर्फ़ मॉर्फ़िन से आराम आता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि वो बार-बार स्ट्रेस कर रहा है कि मुझे पेन किलर चाहिए और वो भी ख़ास टाइप का चाहिए। या कुछ लोग होमलेस लोग होते हैं या बाहर का मौसम बड़ा सख्त होता है तो वो आ जाते हैं कि हमें अस्पताल में रात को सोने को जगह मिल जाएगी तो हमें हॉस्पिटल बेड मिल जाएगा। तो एक्चुअली उनको पेन नहीं होती। दे आर जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस यू टू गिव टू गेट समथिंग। तो बहुत सारे मिलिंगरर्स ड्रग अब्यूज़र्स भी होते हैं। ड्रग अब्यूज़र्स भी एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह के होते हैं। समटाइम्स उनके जो वेन्स होती हैं उसके ऊपर बार-बार जो इंजेक्शंस लग-लग के एक लुक होती है, उसके अलावा एक हुलिया होता है ड्रग अब्यूज़र्स का। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो तजुर्बे के साथ भी आपको आइडिया हो जाता है। कुछ लोग वाक़ई होमलेस होते हैं, मजबूर होते हैं, ऐसे केस में डॉक्टर को सोशल सर्विस से कॉन्टैक्ट करना चाहिए और उनके लिए कोई अरेंजमेंट करना चाहिए। लेकिन आप इनको सीरियसली इस तरह से ना लें लेकिन यू शुड ट्रीट देम एम्पैथेटिकली। ये कुछ टाइप्स हैं मैलिंगरिंग की, जिसमें आ जाता है प्योर, पार्शियल और फ़ॉल्स। तो प्योर मैलिंगरिंग जो होती है, उसमें मरीज़ जो है ना एक ऐसा अजीब-ओ-गरीब डिसऑर्डर फ़ेक कर रहा होता है, एक इलनेस ऐसी बता रहा होता है जो कि होती ही नहीं है और ये सबसे आसानी से पकड़े जाते हैं। तो ये बेसिकली अनरिलायबल एडिशनल सिम्पटम्स डाल रहे होते हैं और उनको डिस्क्राइब करते हुए वो मैच नहीं कर रहे होते और पूरी स्टोरी उन्होंने बनाई होती है फ्रॉम स्क्रैच। तो इट इज़ देयरफॉर डिफिकल्ट टू एंटायरली एक्यूरेटली मिमिक रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़। फिर आ जाता है पार्शियल मैलिंगरिंग। पार्शियल मैलिंगरिंग में पर्पसफुली जो सिम्पटम है उसको ज़्यादा एग्ज़ैजरेट किया जा रहा होता है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है टू डिटेक्ट। उसके अलावा आ जाता है फ़ॉल्स इम्प्यूटेशन। इसमें ये है कि एग्ज़िस्टिंग सिम्पटम्स को एक ऐसी कॉज़ से रिलेट करते हैं जो कि उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है? इस तरह की मैलिंगरिंग भी डिफ़िकल्ट है थोड़ी-सी पिक करना, लेकिन ये है कि विद टाइम यू कैन फिगर इट आउट। इसमें ज़्यादा इनएक्यूरेट स्टोरी टेलिंग हो रही होती है, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन। तो एज़ यू नो कि साइकियाट्री में हिस्ट्री के बाद मेंटल स्टेट एग्ज़ाम होता है। तो उसमें भी कुछ हैं टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि डेफ़िसिट्स ऑन फिज़िकल एग्ज़ाम दे डोंट फ़ॉलो द एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मरीज़ को तो नहीं पता फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस एरिया में ये वाला डर्माटोम है, इस नर्व की सप्लाई है, उन्होंने तो अपनी तरफ से कुछ भी बोल देना ना। तो इससे आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है कि पैटर्न नहीं फ़ॉलो हो रहा, इट इज़ समथिंग इज़ रॉन्ग, ठीक है? उसके अलावा मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन के ऊपर पेशेंट का एटीट्यूड अगर उस पे कमेंट करें तो वो जनरली डॉक्टर के साथ ना वेग और अम, नज़रें बचा रहे होते हैं, समटाइम्स चिड़चिड़े होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते डॉक्टर से। फिर उनके थॉट प्रोसेसेस कन्विंसिंग होते हैं काफ़ी हद तक, थॉट कंटेंट जो होता है उसमें प्रीऑक्यूपेशन होती है विद द क्लेम्ड इंजरी और इलनेस। कभी-कभी ये लोग अपने आप को ज़्यादा सीरियस जो है ना शो करने के लिए सुसाइड की थ्रेट्स भी कर रहे होते हैं अटेंशन लेने के लिए। तो इसमें ये कि मेंटल स्टेटस एब्नॉर्मैलिटी कहीं-कहीं पे पिक हो भी जाती है, लेकिन वो एक इस तरह के मैनर में होती है जो कि डज़ नॉट मेक सेंस विद एनी डिसऑर्डर, ठीक है? डिस्क्रिपेंसीज़ होती हैं। फिर आ जाता है डायग्नोसिस एंड इवैल्यूएशन। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू फिगर आउट कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन कुछ असेसमेंट टेक्निक्स हैं जिससे लिंगरिंग का काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। बहुत सारी साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वगैरह होती हैं। तो कुछ साइन्स हैं जैसे कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देना सिम्पटम्स के बारे में। पहले कुछ और कहना, उसके बाद कुछ और कहना। फिर ड्रामेटिक और पेक्यूलियर बिहेवियर, जो कि ज़्यादा अपने आप को सीरियस लेने के लिए जो होता है ना, वो ज़्यादा ड्रामेटिक होते हैं, नज़र आ रहा होता है कि अटेंशन लेना चाह रहे हैं। फिर समटाइम्स उनका बिहेवियर उनके सिम्पटम्स के साथ मैच नहीं कर रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कह रहे हैं कि मुझे दर्द है, लेकिन वो बड़े आराम से जहाँ पे उसको दर्द है वो उठ रहा है, बैठ रहा है, अपना उसको कोई हिंड्रेंस नहीं है। मतलब जो बात वो कर रहा है उसके साथ उसके बिहेवियर मैच नहीं कर रहा, ठीक है? उसके अलावा एडवर्स एक्ट करता है टू एक्सेप्टिंग ट्रीटमेंट। अगर आप उसको दवाई दे रहे हैं तो उसको अवॉइड कर रहा है। फिर ओवर एंथुसियाज्म अबाउट नेगेटिव सिम्पटम्स और एक्सटेंसिव डिटेल दे रहा है और फिर सडनली बैठे बिठाए उसकी सिम्पटम गायब हो जाते हैं, ये भी होता है।
तो टिप्स ये हैं कि इस तरह के लोगों को ना लंबी देर ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि लंबी देर ड्रामे करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक पॉइंट आता है कि बंदा ना थोड़ा-सा उसका थक भी जाता है, कुछ बातें वो बीच में भूल भी जाता है और लंबी देर के लिए एक तरह का प्रिटेंड करना भी मुश्किल हो जाता है। प्लस जिस डिसऑर्डर को वो क्लेम कर रहे हैं उसके बारे में मरीज़ को इतना अमूमन नॉलेज नहीं होता। तो उसमें अगर आप डिटेल्ड क्वेश्चनिंग करें तो पिक हो जाता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। तो prolonged interview and examination can induce fatigue and diminish the ability of a person who is malingering. फिर आप बार-बार रैपिड फायर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, तेज़-तेज़ सवाल पूछें और गलत और कॉन्ट्रडिक्टरी रिस्पॉन्सेज़ इस तरह से ज़्यादा आ जाते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस करें, ठीक है? उसके अलावा रीडिंग क्वेश्चन से ये होता है कि जो उस बीमारी में नहीं होता ना, आप वो भी पूछें तो वो कहेगा वो भी है। तो इस तरह उसका झूठ पकड़ा जाएगा। फिर अजीबो-गरीब सिम्पटम्स भी होते हैं, उसमें भी वो कहता है वो भी पॉज़िटिव है, ठीक है? तो ये कुछ टिप्स एंड टेक्नीक्स हैं जो तजुर्बे के साथ इंसान को आ जाती हैं। एडवाइस ये है कि चाहे आपको यकीन है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, कोशिश करें कि डायरेक्टली मरीज़ को एक्यूज़ ना करें कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरह फिर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, हॉस्टिलिटी हो जाती है, समटाइम्स इवन डॉक्टर सू भी हो जाते हैं और समटाइम्स मरीज़ इतना एग्रेसिव हो जाता है कि डॉक्टर को मारना-पीटना भी शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादा सेंसिबल अप्रोच ये है कि ऐसे बंदे को डायरेक्टली कन्फ्रंट ना करें, उसको थोड़ा-सा ह्यूमर करें और उसमें ये है कि उस बंदे को थोड़ा-सा अपनी फ़ेस को सेव करने की अपॉर्च्युनिटी दें। उसको पोलाइटली कहें कि आप जो कह रहे हैं ना वो कुछ सेंस नहीं बन रही इसकी। बस इस तरह से बात करें, डायरेक्टली एक्यूज़ ना करें। क्योंकि ऐसे मरीज़ डेंजरस हो सकते हैं और अगर आपको लगता है कि ऐसा पेशेंट आपको हार्म कर सकता है तो यू शुड कॉल फॉर हेल्प एंड सिक्योरिटी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाता है कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, फैक्टिशियस डिसऑर्डर्स, इलनेस एंग्जायटी डिसऑर्डर्स एंड सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर। इन सब के ऊपर प्रेजेंटेशंस हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। वर्कअप ये है कि DSM-5 पे हमें थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है। कहते हैं कि मैलिग्निंग पॉसिबल है अगर इन 4 में से 2 चीज़ें प्रेज़ेंट हैं या 2 से ज़्यादा प्रेज़ेंट हैं। नंबर 1, द पर्सन इज़ इन अ मेडिकल और लीगल सिचुएशन कि अगर वो फलाना डायग्नोसिस इसका हो जाए तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। नंबर 2, ऑब्जर्वर्स कैन सी अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट द पर्सन क्लेम्स टू बी फीलिंग एंड फिजिकल साइन्स ऑफ डिज़ीज़, यानी कि उसके क्लेम्स और उसके साइन्स मैच नहीं कर रहे। नंबर 3 ये कि वो फ़ॉलो अप ट्रीटमेंट्स के लिए और फ़ॉलो अप केयर के लिए नहीं आ रहा और ना उसको फ़ॉलो कर रहा है। फिर इसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ऑल दीज़ थिंग्स कैन हेल्प। ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई मल्टीपल साइकोलॉजिकल टेस्ट, जितने ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आपका डायग्नोसिस हो सकता है। बहुत सारे टेस्ट हैं, मैं चंद टेस्ट मेंशन कर रही हूँ। एक है मिनेसोटा मल्टीफेज़िक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ये सबसे ज़्यादा वैलिडेटेड टेस्ट है। इट कैन डिटेक्ट इनकंसिस्टेंट और एटिपिकल रिस्पॉन्स पैटर्न्स एसोसिएटेड विद मैलिंगरिंग। फिर आ जाता है टॉम विच इज़ टेस्ट ऑफ मेमोरी मैलिंगरिंग। ये फॉल्स मेमोरी डेफिसिट्स के लिए डिज़ाइंड है। इट इज़ अ 50 क्वेश्चन विजुअल मेमोरी रिकग्निशन टेस्ट and it discriminates between true memory impairment and malingering with 2 learning trials and an optional retention trial following a delay. ये आई थिंक पीडियाट्रिक केसेस में भी यही यूज़ होता है। फिर नेगेटिव इंप्रेशन मैनेजमेंट स्केल, इसमें इट मेजर्स द एक्सटेंट टू व्हिच द रिस्पोंडेंट इज presenting an overly negative impression. फिर रे 15 item test, this is used to assess symptom validity of a feigned memory impairment. And finally, temporal memory sequence test, TMST. This is a measure of negative response bias that was developed to enrich the forced choice paradigm. So ये भी एक काफ़ी reliable टेस्ट है। इम्पैक्ट, वाई आर वी डिस्कसिंग दिस? जनरली देखें, मेलिंगरर्स जो होते हैं ना सक्सेसफुल, ये सोसाइटी पे इनका बहुत बुरा असर होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग ऐसे फंड्स को अपनी तरफ और रिसोर्सेज को अपनी तरफ डाइवर्ट करते हैं उन लोगों से जो उसको ज़्यादा डिजर्व करते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम पे एक बर्डन है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़्यादती तो ये है कि क्रिमिनल कैन गेट अवे एंड दे कैन एस्केप पनिशमेंट और वो बंदा दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑल्सो मेलिंगरिंग की वजह से समटाइम्स डॉक्टर भी जो होते हैं ना वो सही पेशेंट को भी गलत समझने बैठ जाते हैं और उनको ट्रीटमेंट डिनाई कर देते हैं। तो क्योंकि डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट ख़राब हो चुका होता है, तो साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं दे आर ऑल्सो एट रिस्क। दे कैन बी सूड इवन दो उनका गुड फेथ में उनका डायग्नोसिस था।
तो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में और पेशेंट में एक स्केप्टिसिज्म और डाउट आ जाता है। तो एनीवे, I hope you like this video. If you liked it, please like, comment, share, and subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. And I'll be back with another video. Allah Hafiz.